नमस्कार दोस्तों। तो बजट का पहला पार्ट हो गया था। अब आते हैं आप बजट के दूसरे पार्ट पर, जिसका नाम है कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। तो दोस्तों, इस बजट में उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा, उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, तो उसके संबंध में अब हम चलिए बात करना शुरू करते हैं। तो पहली खबर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट लो कॉस्ट हाउसिंग, यानी कि कम कीमत वाले घरों को बनाने के लिए कम कीमत वाले घरों को अवसंरचना की श्रेणी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक। तो इससे कम कम कीमत वाले जो घर हैं तो उनकी बिक्री बढ़ने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, इसको क्यों किया गया, अवसंरचना के क्षेत्र में क्यों डाला गया, पहले क्या दिक्कत थी? तो दिक्कत ये थी दोस्तों कि अगर कोई भी क्षेत्र का अवसंरचना के क्षेत्र में नहीं होता है तो बैंकों के द्वारा कई बार उसे लोन प्रदान करने में दिक्कत की जाती है। ऊपर से क्या है कि जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बिल्डर्स लोग हैं, तो वो अक्सर उन चीज़ों पे अपना निवेश करना चाहते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के कानून हैं उससे उनको सहूलियत मिलती है। दूसरा, बैंकों से उन्हें किसी भी प्रकार का लोन मिलने में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी कि अवसंरचना का स्टेटस प्रदान कर देने से अब सरकार के द्वारा टैक्स में दी जाने वाली छूटें व प्रदान की जाने वाली सब्सिडी भी इन क्षेत्रकों को मिल पाएगी। और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग यानी कि संस्थागत रूप से वित्तीयन किया जाता है, अर्थात बैंकों द्वारा जो लोन प्रदान किया जाता है, तो वो अब इन्हें कम दरों पर मिल पाएगा। यानी अफोर्डेबल रेट्स का मतलब होता है कि ऐसी दरें जो कि ये अफोर्ड कर सकते हैं, यानी उसे उठा सकते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि पहले इस तरीके की जो हाउसिंग हुआ करती थी उनमें जो ब्याज की दरें थी तो बैंक हमेशा ऊंची रखते थे। दूसरी बात, इनको सरकार से मिलने वाली टैक्स और सब्सिडी की छूटें भी नहीं मिल पाती थीं। तो यहाँ दोस्तों नीले रंग से हाईलाइट है हाउसिंग फॉर ऑल। तो ध्यान दीजिएगा कि सभी के लिए घर, मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना है कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए। तो उसी दिशा में कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल जाने की वजह से जो बिल्डर्स हैं जो इस तरीके के कम कीमत वाले घर बनाएंगे वो इंश्योरेंस कंपनियों से भी लोन ले पाएंगे। तो आपको बता दूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आ जाते हैं तो वो किससे, इंश्योरेंस कंपनियों से लोन ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप अपना घर बना रहे हैं तो आपको किसी सामान्य बैंक से ही लोन लेना होगा, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से लोन नहीं ले सकते। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में कोई कार्य होता है, जैसे पुल बन रहा है, रोड बन रही है, ठीक, और इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़ी बन रही हैं, या कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो बड़े बड़े बनते थे पहले, या ऑफिशियल अपार्टमेंट्स बनते थे, तो उनमें तो पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिले होने के कारण इंश्योरेंस कंपनियों से लोन मिलता था। लेकिन जो छोटे घर थे उनके निर्माण में लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब उनको इनसे लोन मिल पाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी जो हैं तो उनके पास काफ़ी पैसा होता है, आपने देखा भी होगा। बहुत से लोग अपने जीवन में इत्यादि कराते हैं तो आपको पता है कि इनके पास पैसा तो काफ़ी होता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल छोटे घर बनाने में अभी तक नहीं हो पाता था, जो अब होगा। तो दोस्तों, जैसे कि एक बात आपको बताऊं कि अगर बिल्डर घर बनाएगा तो तभी बनाएगा ना जब ग्राहक उसको खरीदने के लिए तैयार हो, अर्थात ग्राहक उसकी मांग कर रहा हो, पैसे देने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, ग्राहकों के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक हैं तो वो 20,000 करोड़ रुपए का वित्तीयन करेंगे उन लोगों को जो कि कम कीमतों के घर लेना चाहते हैं। और साथ ही आपको पता है कि अभी नोटबंदी के बाद इतना ज़्यादा पैसा बैंकों के पास जमा हो गया है कि हर बैंक अपनी ब्याज दरें कम कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि सारे बैंक अपनी ब्याज दरें कम कर रहे हैं, तकरीबन 7-8 दिन लगातार ये खबरें आई थी। तो जब सारे बैंक अपनी ब्याज दरें कम कर रहे हैं और खासकर कि वो घरों के संबंध में अगर लोन लेना हो, हाउस लोन लेना हो, तो उसमें उन्होंने ब्याज दर कम की हुई हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा उन छोटे घर खरीदने वालों को जो कि कम दर पे ब्याज चाहते, वो कम दर पे लोन चाहते थे और उसी से अपना घर खरीदना चाहते थे। क्योंकि अगर ऊंची ब्याज दर पे कोई घर खरीदने की कोशिश करेगा तो उसकी जो अंतिम कीमत उसे जाके पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि जो कम कीमत वाले घर हैं उनकी मांग बढ़ेगी तो बिल्डर भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाएंगे, क्योंकि डिमांड सप्लाई का रूल है। डिमांड अगर छोटे घरों की बढ़ेगी तो बिल्डर छोटे घर ज़्यादा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बाईं ओर फर्स्ट एक है तो ये लगातार आपको 8-10 पेजों में मिलेगा। तो जो फर्स्ट एक है तो ये है जितने बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं ना तो उनके द्वारा लिखे गए लेख हैं। तो आमतौर पे ये सब अखबारों में नहीं मिलते हैं, ये बड़े बड़े अखबारों के लिए अपने लेख में लिखते हैं। तो देखिए, कुमार मंगलम बिरला जो हैं, तो आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, इन्होंने एक लेख लिखा है। आगे भी किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन के चेयरमैन हैं, और भी कई सारे बड़े बड़े लोगों के लेख छपे हैं हिंदू में।
तो दोस्तों जब आप ऐसे बड़े लोगों के नज़रिए को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो बड़े लोग हैं तो बुद्धिमान भी होते हैं, तो इनका क्या नज़रिया है बजट के प्रति, तो इससे आपकी जो दृष्टि है वो भी ज़्यादा पारखी होती है। यहाँ पर उन्होंने टाइटल लिखा है फाइन बैलेंस ऑफ ग्रोथ एंड इक्विटी। तो दोस्तों जो इक्विटी है, तो इक्विटी के दो मतलब होते हैं, तो एक अर्थशास्त्र में उसका अलग मतलब होता है, उसका मतलब शेयर से होता है, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं। इक्विटी का मतलब यहाँ औचित्यपूर्णता या न्याय संगतता से है, समझ रहे हैं ना। तो इसका यहाँ पे ये अर्थ है कि समृद्धि और न्याय संगतता के बीच एक उचित संतुलन बनाया गया है इस बजट में। तो इन्होंने ये कहा है कि 2017-18 के बजट में इस बात को मैनेज करने के लिए प्रयास किया गया है ताकि समृद्धि और साथ ही साथ न्याय संगतता दोनों पे ही दिया जा सके। अर्थात समृद्धि ग्रोथ इस प्रकार की ना हो कि सारा का सारा जो ग्रोथ है सिर्फ बड़े बड़े लोगों का हो। जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनका किसी भी तरीके से विकास नहीं हो रहा है। तो देश की जीडीपी बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि सभी को उसका लाभ बराबर पहुँच रहा है। हो सकता है कि अमीर और अमीर होता जा रहा हो, गरीब और गरीब होता जा रहा हो, तब भी देश की जो जीडीपी है तब भी बढ़ती रहती है। तो इसे कैसा कहते हैं दोस्तों, इसे असंतुलित विकास कहते हैं। तो संतुलित विकास के लिए एक प्रयास किया गया है इस बजट में। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कृषि के क्षेत्र में जो प्राथमिकताएं थीं उनको जारी रखा गया है और साथ ही साथ किसानों की आय को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का एक जो संकल्प है उसके संबंध में भी बजट बनाया गया है। तो दोस्तों ये सपना कैसे पूरा होगा? ये तभी पूरा होगा जबकि किसानों को उचित दर पे ब्याज मिले, यानी कि यहाँ पे इसीलिए इन्होंने लिखा है क्रेडिट अवेलेबिलिटी, यानी कि ऋण की उपलब्धता और इंटरेस्ट वेवर, अर्थात कि ब्याज में कम इंटरेस्ट वेवर स्कीम यानी ब्याज में कमी की स्कीमें या कि फिर ब्याज माफ़ कर देने की स्कीमें। तो इंटरेस्ट वेवर का यूजली मतलब होता है ब्याज माफ़ी की स्कीमें। और साथ ही साथ इस प्रकार के विशेष प्रकार के प्रोत्साहन जो हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इनकी मदद करेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में जो इस बार का बजट है तो उसमें 24% की वृद्धि की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को वो 24% पिछले बजट से ज़्यादा दे देना, अर्थात कि सरकार पूरी तरीके से ग्रामीण समुदाय के विकास की ओर अग्रसर है। आगे उन्होंने कहा है कि फसल बीमा योजना और सिंचाई तथा जो कृषि उत्पाद हैं उनके लिए उचित बाजार की तलाश करना और उनका निर्माण करना, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं, 3 ऐसे बिंदु रहे हैं जिन पे बजट ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, अपना ध्यान केंद्रित किया। अगला दोस्तों उन्होंने कहा है स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि 2016 का सीधा प्रश्न आया है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म क्या है आपको बता देता हूँ कि पूरे भारत देश में ऑनलाइन शिक्षा के अभियान को चलाने के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। तो 350 ऑनलाइन कोर्सों को स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि जो यूथ है यानी कि जो देश की युवा आबादी है तो वो तकनीक का अपने कौशल में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएगी। क्योंकि अभी तक क्या है कि तकनीकों के बारे में उनको पता नहीं होता, तो उन तकनीकों का वो अपने जीवन में अपने कौशल में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अब स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब वो 350 कोर्सेज से वो तकनीक सीखेंगे तो उनका वो अपने जीवन में और अपने काम धंधों में उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है तो वो लेबर लॉस यानी कि श्रम कानूनों को लेकर के है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उनका कहना है कि जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स यानी कि जो कानूनी सुधार हैं, खासकर जो श्रम कानून हैं उनको सिंप्लीफाई करने, सरल बनाने, तार्किक बनाने और उनको मिला करके एक कर देने। अमलगमेट का मतलब होता है कि कई सारी चीज़ों को मिला करके एक कर देना। तो यानी कि उन कानूनों को सरल करने, तार्किक बनाने और विभिन्न कानूनों को मिला करके एक करके उनको 4 प्रकार की संहिताओं में विभाजित किया जाए, जैसे कि वेज यानी कि मजदूरी, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि औद्योगिक संबंध, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर यानी कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, एंड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन, अर्थात कि सुरक्षा और कार्य करने की जो परिस्थितियां हैं तो उनमें बदलाव किए गए हैं। तो ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि मजदूरी में और औद्योगिक संबंधों में और सोशल सिक्योरिटी जो इत्यादि बातें हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो कंपनियां हैं तो कई बार लोगों को ये सब चीज़ें उचित तौर पे उपलब्ध नहीं कराती हैं। ठीक, तो सरकार क्या करती है, कड़े कानून बना देती है। जब कड़े कानून बन जाते हैं तो कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा बाध्य हो जाती हैं, जो लेबर हैं बार बार हड़तालें करते हैं और जो कंपनियाँ उनको मजबूरी में मानना पड़ता है, क्योंकि जो लेबर हैं बार बार कोर्ट चले जाते हैं और जब कानून लागू किया जाता है फिर कंपनियों पर तो कंपनियों को घाटा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों कि कंपनियों और लेबरों के बीच एक संतुलन बनाने के लिए कार्य किया गया है कि इससे ना तो
श्रमिकों के अधिकारों का हनन हो और ना ही जो कंपनियां हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का इतना ज़्यादा आर्थिक या कोई अन्य कानूनी दबाव पड़े कि वो देश में काम करने ही ना पाएँ। तो ये कहा गया है कि एक बहुत अच्छा संतुलन बनाया गया, इसीलिए टाइटल भी लिखा गया है कि एक अच्छा संतुलन है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो हायर एलोकेशन यानी कि ज़्यादा आवंटन किया गया है तो वो देश में आर्थिक गतिविधियों पे और जोर डालेगा, आर्थिक गतिविधियों को आगे धकेलने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न होगा और इससे लोगों की आय बढ़ेगी। जब रोज़गार प्राप्त होगा तो जाहिर तौर पे लोगों की आय बढ़ेगी। साथ ही इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड मेजर्स लाइक द न्यू मेट्रो रेल, यानी कि सरकार ने कुछ ऐसे उपायों का प्रस्ताव रखा है जैसे कि नई मेट्रो रेल की नीति, जिससे यानी कि आपको पता होगा कि देश में भी हर जगह पे मेट्रो रेल चलाना संभव नहीं है, क्योंकि जो अभी नीति है मेट्रो रेल से संबंधित तो वो हर चीज़ में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि वो शहर इतना बड़ा होना चाहिए तभी वहाँ पे मेट्रो बननी चाहिए, अर्थात उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यानी कि आर्थिक व्यवहार्यता नहीं हो पाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई मेट्रो रेल नीति में शायद ना हो, उनमें शायद परिवर्तन किया जाए। और अगला उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स, यानी कि जो देश में समुद्र के तटीय इलाके हैं तो वहाँ पर सड़क बनाने का जो एक अभियान है वो बहुत अच्छा है। और एयरपोर्ट इन टायर 2 सिटीज़, यानी कि जो टायर 2 शहर हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो टायर 1 शहर हैं वो सारे बड़े शहर होते हैं, जो टायर 2 शहर होते हैं मध्यम शहर होते हैं, फिर टायर 3 शहर होते हैं। तो ये कहा गया है कि जो टायर 2 शहर हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के लिए जो एक अभियान है तो वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस अभियान का नाम उड़ान है, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन उसका नाम है उड़ान, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है तो उसने भी अपने लक्ष्य को पहले से बढ़ा करके, जो 2014 में 73 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, अब वो लक्ष्य को बढ़ा करके 133 किलोमीटर प्रतिदिन बनने लगी है और आगे चल के ये और भी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वित्तीय क्षेत्रक हैं यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर हैं तो उनमें विशेष प्रकार के जो सुधार किए जा रहे हैं और साथ ही साथ डिजिटाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण किया जा रहा है, तो ये औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में और ज़्यादा मजबूती लाएगा। और साथ ही ये कहा गया है कि आज की तारीख में जो 90% FDI होता है वो ऑटोमेटिक रास्ते यानी ऑटोमेटिक रूट से होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपको नहीं पता हो शायद कि FDI 2 तरीके से आता है, एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट रूट होता है तो वहाँ पे जब कोई FDI आता है तो तुरंत वो कहाँ चला जाता है, FIPB के पास, जिसको कि अब समाप्त करने की बात कही गई है। तो जब FIPB के पास जाता है तो FIPB उसमें जांच पड़ताल करता है कि क्या ये FDI देश के लिए उचित है, कहीं ये देश के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उन पे बुरा असर तो नहीं डालेगा और कहीं ये देश के लिए आगे चल के ख़तरनाक तो साबित नहीं हो जाएगा। तो कई बार FIPB क्या करता है कि उनके प्रपोजल को, उनके प्रस्तावों को निरस्त कर देता है और वो FDI देश में आ ही नहीं पाता है। तो पहले क्या था कि पहले बहुत भारी तादाद में जो सारा का सारा FDI था वो FIPB के पास चला जाता था और उसकी जाँच पड़ताल में हो जाता था। और जो ऑटोमेटिक रूट होता है दोस्तों तो वो ऐसा रूट होता है कि जो भी FDI भारत में लगाना चाहता है तो कोई भी FIPB के पास नहीं जाना पड़ता उसको, यानी कि उसका जो प्रस्ताव है तो वो सीधे कहाँ जाता है, RBI से वो सीधे पास होकर के वहाँ पे उसका FDI लगना शुरू हो जाता है। यानी कि उसको किसी भी तरीके की सरकारी दखलंदाजी से यानी कि वो पूरी तरीके सरकारी दखलंदाजी से बच जाता है। तो ये है ऑटोमेटिक रूट। तो ये बता दूं कि जैसे कि किसी क्षेत्र के मान लीजिए 100% FDI है, तो जब 100% FDI है यानी कि भारत की सरकार ने पहले ही मान लिया है कि उस क्षेत्र में निवेश करने पर, विदेशी निवेश आने पर देश के अंदर जो व्यापारी हैं उनको घाटा नहीं होगा, इसीलिए तो 100% FDI कर दिया। तो वो तो अपने आप FIPB में जाएगा ही नहीं। FIPB में अक्सर वो जाते हैं FDI कि जिन क्षेत्रों में FDI सिर्फ 24% अलाउ है, सिर्फ 49% अलाउ है। तो जब इतना अलाउ होता है तो वो चीज़ अक्सर कहाँ पहुँच जाती है, FIPB में। और FIPB कई बार देखता है कि ये अनुचित रूप से आकर के यहाँ के व्यापारियों को नुकसान पहुँचाएगा तो उसको निरस्त कर देता है। तो ये शायद आपको नहीं पता होता, तो मैंने आपको इसीलिए पूरे विस्तार से बता दिया कि ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट क्या है। तो देखिए जब दोस्तों ऑटोमेटिक रूट आ गया यानी कि FDI सरलता से आ सकता है, तो जब विदेशी निवेशक देखेंगे कि भारत में 90% FDI जो है तो बड़ी सरलता से चला जाता है तो वो ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। अगली बात दोस्तों इन्होंने जो साइबर सिक्योरिटी कही है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत सरकार ने एक बनाई है संस्था, उसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT। तो दोस्तों ये देश में साइबर सुरक्षा का एक विनियामक है, समझ रहे हैं ना, साइबर सुरक्षा का ये क्या है, एक विनियामक है।
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देश में जिस तरीके से डिजिटलीकरण बढ़ेगा तो उससे साइबर समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, यानी कि जो साइबर अपराधी हैं तो वो लोगों के खातों में सेंध लगा करके पैसा चोरी करेंगे। तो आपको पता होगा कि 15-20 दिन पहले ही इस तरीके की एक घटना सामने आई थी दिल्ली में, और अभी कल परसों फिर एक आई है कि 3700 करोड़ रुपए का एक ऐसा साइबर घोटाला किया गया। तो दोस्तों ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है ना, कि अगर डिजिटलाइजेशन लगातार बढ़ेगा तो ये साइबर अपराधी बढ़ेंगे, तो उनको रोकने के लिए कोई एक विशाल तंत्र होना चाहिए भारत के पास। तो भारत ने अभी सर्ट पे CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम पे काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा लगाया है, और ये कहा है कि इसको इतना मजबूत बनाएंगे ताकि जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं वो किसी भी तरीके की साइबर खतरों में ना पड़ें। क्योंकि दोस्तों अगर साइबर सिक्योरिटी का सवाल आ गया और देश की जो वित्तीय संस्थान हैं उनमें बहुत हैकिंग होकर लोगों के पैसे इधर उधर जाने लगे, तो लोग कभी भी डिजिटलाइजेशन को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, वो वही कैश का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कम से कम ये हैक तो नहीं होता है। तो यही है कि कैश अगर आपको कम करना है, कैशलेस इकॉनमी या लेस कैश इकॉनमी बनाना है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी, तभी जाकर के लोगों का भरोसा डिजिटल इकॉनमी पे आ पाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी तो उससे बहुत से ऐसे लोग जिनको कि पहले फंडिंग यानी कि पैसा नहीं मिल पाता था, लोन नहीं मिल पाता था, और ऐसे लोग जो अंडर फंडेड यानी कि बहुत कम जिनको लोन मिल पाता था, उन सारे क्षेत्रकों को, सेगमेंट्स को अब बराबर लोन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार अपना उद्योग व्यापार बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, जो छोटे छोटे लोग पहले लोन नहीं पाते थे अब लोन पा रहे हैं, तो उनका व्यापार बिजनेस बढ़ रहा है ना। यही तो समावेशी विकास है, यही तो इंक्लूसिव ग्रोथ है, कि यानी कि सिर्फ बड़ा व्यापारी नहीं बढ़ रहा, छोटा व्यापारी भी बढ़ रहा है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो भारत सरकार है तो उसने जो पिछले वर्ष 1,22,000 करोड़ का लोन बांटा, हालांकि वो सीमा क्रॉस कर गई थी, लेकिन उनका लक्ष्य था 1,22,000 करोड़ का लोन बांटना। ज़्यादा दिया गया था, क्यों? क्योंकि ज़्यादा मांग आ रही थी लोन की। तो इस साल सरकार ने कहा कि जब मांग ज़्यादा आ रही है तो उन्होंने अपना जो लोन बांटने का टारगेट है वही कितना कर लिया, 2,44,000 करोड़। तो ये कहा गया है कि उन्होंने अपना जो लोन बांटने का लक्ष्य है वो बढ़ा लिया है, और उनकी प्राथमिकता किन लोगों को लोन देने की होगी, जो दलित हैं, जो जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, और जो महिलाएं हैं, तो इन लोगों को लोन देने की प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ दोस्तों जो आखिरी में उन्होंने कहा है कि जो बजट है तो पॉलिटिकल फंडिंग यानी कि जो राजकीय वित्तीयन होता है तो उसमें एक पारदर्शिता लाएगा। तो उसके बारे में हमने पहले भी बजट के पहले पार्ट में भी बात की थी कि क्या किया गया है कि 20,000 रुपये से 2,000 रुपये सीमा कर दी गई है उस पैसे की जिसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं देना होता है। तो दोस्तों इससे ये सीधे तौर पे पता चल पाएगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो कहाँ से अपना फंड प्राप्त कर रही हैं। तो अगर वो चोरों से, बदमाशों से, या ब्लैक मनी जो इकट्ठा किया उन्होंने पहले, अगर उससे वो फंडिंग प्राप्त कर रही हैं, या कि घूसखोर अधिकारियों से अपनी फंडिंग प्राप्त कर रही हैं, या कि बिजनेसमैन जो कि उनको घूस देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए उनसे प्राप्त कर रही हैं, तो वो सब उनका बंद हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे उन्होंने फिर से कहा है कि जो FRBM है तो यानी कि FRBM एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो FRBM एक आम अवधारणा होती है, तो उसके तहत जो भारत ने अवधारणा अपनाई है कि कम से कम अपना राजकोषीय घाटा रखना यानी कि फिस्कल डेफिसिट न्यूनतम रखना। तो ये कहा जा रहा है कि आगे चल के जो तय किया है सरकार ने लक्ष्य कि हम 3% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा नहीं होने देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है, क्योंकि जब दोस्तों राजकोषीय घाटा होता है तो सरकार पे लगातार बाहर से जो वो लोन ले रहा है विदेशी बैंकों से वो लगातार बढ़ता जाता है, और इससे क्या है कि हमें हर साल ज़्यादा पैसा भी उसके ब्याज के तौर पे चुकाना पड़ता है। तो सीधी सी बात ये है कि राजकोषीय घाटा कम रखो, अर्थात अपने खर्चों को कम रखो ताकि बाहर से इतना लोन ना लेना पड़े। और जब आपके खर्चे कम होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप खुद ही अपने संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करें, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हद तक उपयोग करने के लिए अपनी क्षमता का विकास करें, ताकि आपको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दोस्तों बाहर से लिया गया लोन एक दिन तो चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों अगला जो आर्टिकल है वो ये है कि एक ड्राफ्ट बिल यानी कि एक बिल का मसौदा, एक विधेयक का मसौदा जो है वो तैयार किया गया है। तो किसके संबंध में है, तो आपको बता दूं कि एक कोऑपरेटिव एक्ट यानी कि सहकारी अधिनियम 2002 है। तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से जो चिटफंड कंपनियां हैं वो उसका दुरुपयोग करती हैं। तो यहाँ पे कहा गया है गैप्स अलाउइंग ड्यूबियस स्कीम लाइकली टू बी प्लग्ड। तो शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। तो ड्यूबियस का मतलब होता है संदेहास्पद या संदिग्ध, और टू बी प्लग्ड मतलब प्लगिंग का मतलब होता है रोकना या बंद कर देना, कि अर्थात जो कानून में लूप होल्स हैं या गैप्स हैं तो उसकी वजह से जो ड्यूबियस स्कीम यानी कि ऐसी संदेहास्पद योजनाएं चलाई जाती हैं तो उन पे अब एक रोक लगाई जाएगी।
तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सहकारी समितियाँ होती हैं या कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कि स्व सहायता समूह कहते हैं या कि दोस्तों जो चिट फंड कंपनियाँ होती हैं, ठीक। तो ये सब किससे चलती हैं? ये दरअसल पे आज की तारीख में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के आधार पे चलती हैं, समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं के माध्यम से इनको नियंत्रित किया जाता है और इनका निर्माण भी इन्हीं के प्रावधानों के अंतर्गत ही होता है। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो पुराना अधिनियम है उसमें कई सारे लूप होल्स यानी कि गैप्स हैं, जिसकी वजह से उनका दुरुपयोग करके लोग विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएं यानी डिपॉजिट स्कीम्स चलाते हैं और बाद में लोगों का पैसा हड़प करके भाग जाते हैं, या कि फिर लोगों का पैसा उसमें फंस जाता है और कंपनियां जो हैं वो बंद हो जाती हैं। यानी कि अगर कंपनी भाग नहीं पाई है तो कई बार कंपनी के ऊपर केस वगैरह हो जाता है, तो उसके जो अधिकारी वगैरह बंद हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोगों का पैसा फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है, ठीक, जैसे सहारा वाले केस में हो गया है। तो है क्या कि अब सहारा का जो बंगला है, वो होटल है, वो भी नहीं बिक रहा है, तो उसका पैसा भी नहीं चुक पा रहा है। तो यानी कि एक तरीके से जो लोगों का पैसा फंस जाता है ना, उसको ना फंसे, उसको बचाने के लिए ये नया प्रावधान लाया जाए। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो एक नया मसौदा है, तो पहले इसको फाइनलाइज़ किया जाएगा, पूरा बनाया जाएगा और फिर उसके बाद उसको पब्लिक डोमेन यानी कि लोगों के बीच विचार विमर्श के लिए रखा जाएगा। तत्पश्चात फिर उसके बाद क्या होगा, उसको संसद में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों जो हरे रंग से अंडरलाइन किया गया है पैराग्राफ, उसका ये मतलब होता है कि सरकार ऐसा महसूस करती है कि इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो गरीब और भोले भाले निवेशक हैं, गलीबल का मतलब होता है भोले भाले, तो उन निवेशकों का जो पैसा है तो वो उन बदमाश स्कीमों में ना लगे, जो अनस्क्रूपुलस एंटिटीज़ यानी कि अनैतिक कंपनियां हैं, वो किसका दुरुपयोग करके बनाती हैं, कोऑपरेटिव एक्ट 2002 का। यानी कि जो कोऑपरेटिव अधिनियम 2002 है, तो उसके गैप्स का, उसके लूप होलों का इस्तेमाल करके जो फर्जी कंपनियां पहले बनाई जाती हैं और उनमें जो जमा स्कीमें चलाई जाती हैं, तो उनसे गरीब और भोले भाले लोग बच जाएं, उसके लिए सरकार ने ये प्रावधान करने का एक फैसला लिया। आगे उन्होंने कहा है कि हम इस एक्ट में, हम इस अधिनियम में संशोधन करेंगे, लेकिन उसके पहले जो इसके सभी हिस्सेदार हैं यानी कि इससे जो सभी प्रभावित होने वाले लोग हैं, तो उनसे विचार विमर्श यानी कंसल्टेशन करेंगे, यानी कि इसको पहले पब्लिक डोमेन में रख करके पूछा जाएगा। तो दोस्तों एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, उसको कहते हैं पोंजी स्कीम या पोंजी योजना। तो पोंजी स्कीम क्या होता है दोस्तों? इसी को कहते हैं कि जो चिटफंड घोटाला है तो वो पोंजी स्कीम, जैसे कि आपने सुना होगा रोज़ वैली का नाम, शारदा चिटफंड घोटाला। आपके इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोकल घोटाले हुए होंगे, एचबीएन वगैरह भी ऐसी कुछ कंपनियां थीं जिन्होंने ऐसे घोटाले किए और फिर भग गईं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कैसे पोंजी स्कीम काम करती हैं वो समझाया गया है कि जो पोंजी स्कीम होती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं कि इस एक्ट के आधार पे एक कंपनी बना लेती हैं और कहती हैं कि हम एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी संस्था हैं, और उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा दर पे ब्याज देने के नाम पे उनसे पैसा जमा कराती हैं, ठीक। और सोचिए कि उस आधार पे यानी कि ऐसे इंटरप्राइज, ऐसे उपक्रमों में पैसा लगाने की बात करती हैं जो कि हैं ही नहीं, यानी कि जो नॉन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज हैं, जो कि ऐसी कंपनियां जो कि हैं ही नहीं, वो कहती हैं कि हम वहां जाकर के पैसा लगाएंगे, वो दुगना तिगुना हो जाएगा, फिर हम आपको लौटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि ये जो पुराने लोग पैसा जमा करते हैं ना, तो उसको इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक। और कुछ समय बाद क्या होता है कि जो नए लोग और पैसा जमा कर रहे हैं, तो पुराना वाला पैसा पुराने लोगों का, उसमें नए वाले लोगों ने जो पैसा दिया तो दोनों इकट्ठा करके पुराने वालों को एक बार लौटा देते हैं। तो पुराने वालों को लगता है कि अरे वाह क्या बात है यार, हमारा जो पैसा था मूलधन वापस आ गया, साथ में 2-3 गुना ब्याज आ गई, वो और ज़्यादा पैसा डालते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चक्र है ना, ये ऐसा होता है कि आप कितने लोगों को देंगे ऐसे में, यानी कि लोग लगातार पैसे डालते जा रहे हैं, आप नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को देते जा रहे हो, तो एक समय ऐसा भी आएगा ना कि जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा, तो पैसा मांगेगा, तो आप उसको नहीं पे कर पाओगे। और ऊपर से क्या है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आपके नए ग्राहक लगातार बढ़ते जाएंगे तो आप नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को देते जाओगे, ऐसा नहीं है। एक ऐसा आता है समय जिसे सैचुरेशन यानी कि उसे क्या बोलते हैं, एक संतृप्तता की स्थिति आती है कि उसके बाद जो पैसा मिलने की दर है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो कंपनियां हैं ना, तो ये लोगों को पैसा नहीं दे पाती हैं, पे बैक नहीं कर पाती हैं, उनका पैसा उनके ब्याज के साथ वापस नहीं कर पाती हैं, ब्याज छोड़िए मूलधन भी वापस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कई लोगों का मूलधन ही जो था तो वही तो लोगों को ब्याज बना करके दे दिया गया। यहाँ कोई कंपनी तो थी नहीं, ना ही इनको लोन देने का अधिकार है कि ये लोन दे करके जो उससे लाभ प्राप्त होता है और फिर उस लाभ को बैंक ब्याज के तौर पे देता है।
तो आप देखेंगे कि ये कोई बैंक तो होते नहीं कि लोन दे सकें। तो सोचिए कि पैसा कहाँ डालते हैं ये, इस नाम से कि हम पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ निवेश करेंगे, इतने गुना लाभ होगा, इतना आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए कोई कंपनी चाहिए ना, वो कोई कंपनी है नहीं, तो होता कुछ नहीं है उनके पास। ये पूंजी स्कीम, फर्जी स्कीम होती हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि या तो ये पैसे लेके भाग जाएंगे, या कि फिर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके पास खुद ही पैसा चुकाने के लिए अब पैसा और नहीं बचेगा, तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई कंपनी जो है दिवालिया हो गई है, अब इसको बंद करने का वक्त आ गया है, जैसे कि सहारा ने किया। तो उसके बाद फिर क्या करेगी, उसके बाद कोर्ट इनको पकड़ लेगी, पुलिस इनको पकड़ लेगी, फिर इनका मुकदमा चलेगा। ये करते क्या है ना, ये जानते हैं कि एक बार हम अच्छा खासा पैसा कमा लें, फिर मुकदमा चलेगा तो एक बड़ा सा वकील कर लेंगे, वो हमको बेल दिलवा के रखेगा, हम आराम से घूमेंगे फिरेंगे, नो टेंशन, पैसा जाए निवेशकों का भाड़ में। तो दोस्तों यही बता रहा हूँ, दो तरीके के बदमाश होते हैं। एक तो पैसा लेके चंपत हो जाते हैं, ठीक, वो अलग बदमाश हैं। दूसरे होते हैं जो कहते हैं कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमने अपना कमाया हुआ है तो कमाया ही हुआ है, और उसके अलावा जो लोगों का पैसा फंस गया है तो हम जाके बोल दें कि हम दिवालिया हो गई, हमारी कंपनी बंद हो गई, हमारा पैसा फंस गया, और यहाँ पे हमने इनको पहले ही बताया था कि आप अपने रिस्क पे पैसा जमा कर रहे हो, हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो वो भाड़ में जाओ। और होता क्या है कि जब वकील वहाँ पे ये दलील देते हैं इनकी तरफ से, तो जज भी फिर ये सोचते हैं कि अब इनको कैसे फंसाया जाए, क्योंकि वाकई बात तो सही है कि लोगों ने अपने जोखिम पे दिया था। हालांकि लोगों को कागजात नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सारे कागजात तो अंग्रेज़ी में होते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी स्कीम है, ज़्यादा उनको जानकारी भी नहीं होती है कि जो इन्वेस्टमेंट स्कीम हो तो व्यक्ति के अपने जोखिम पर आधारित होती हैं, आपने टीवी में देखा होगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं लोगों को जानकारी नहीं होती हैं, तो भोले वाले लोग इन पूंजी स्कीमों में फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये इस अधिनियम में कहा गया है कि ये जो सारी कोऑपरेटिव्स होंगे ना, तो अब इनके नाम के बाद एक लिमिटेड नाम का शब्द लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों लिमिटेड जो शब्द होता है तो वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि एक सीमित दायित्व के लिए। तो इसका जो सीधा मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर ये लिमिटेड कंपनियां बन जाएंगी ना, तो लिमिटेड कंपनियां बनने के बाद अपने आप ये सेबी के अंडर में आ जाएंगी, फिर सेबी की इन पे निगाह हो जाएगी। क्योंकि अभी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी रहती हैं तो सेबी पे की डायरेक्ट इन पे निगाह या पकड़ नहीं रहती है, लेकिन जब ये लिमिटेड हो जाएंगी तो सेबी के अंडर में आ जाएंगी। और साथ ही साथ हो सकता है कोई और नया नियामक भी बना दे भारत सरकार इसके लिए। तो है क्या दोस्तों कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, तो यानी कि विभिन्न राज्यों में चलने वाली सहकारी संस्था, यानी कि एक सहकारी संस्था है जो कई राज्यों में चलती है। तो होता क्या है दोस्तों कि कई बार वही ये छोटे छोटे कोऑपरेटिव के नाम पे पैसा जमा करती है और आगे चल के एक चिटफंड कंपनी बन जाती है। तो भाई जब आप एक चिटफंड कंपनी बन गए हो, तो आपको लिमिटेड होना चाहिए ना, यानी कि आपको सूचित होना चाहिए कहीं ना कहीं पर। लेकिन है क्या कि दोस्तों ये सूचित नहीं करवाती हैं अपने आप को, ये कोऑपरेटिव बनी रहती हैं, ताकि ये कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के जो गैप्स हैं उनका दुरुपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। अब देखिए दोस्तों, जो एक बहुत तकनीकी मुद्दा है मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है कि ये जो चिटफंड कंपनियां हैं तो कई बार आसानी से आर्थिक अपराधों की जो शाखाएं हैं भारत में उनकी निगाह में क्यों नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं कि ये किसके आधार पे चलते हैं, ये चलते हैं कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के आधार पे। तो दरअसल पे जो कोऑपरेटिव एक्ट को चलाने वाली संस्था यानी उसको लागू करवाने वाली जो भारत की मंत्रालय है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कृषि मंत्रालय, ठीक। और कृषि मंत्रालय के पास कोई फिनेंशियल रेगुलेटरी यानी कोई वित्तीय विनियामक थोड़ी होता है कि उसके पास कोई सीबीडीटी है, कोई सेबी है। दोस्तों सीबीडीटी हो, सेबी हो, इरडा हो, ये सब किसके अंडर में चलते हैं, ये सब तो चलते हैं दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंडर में। तो वित्त मंत्रालय के अंडर में जो चीज़ें चलती हैं तो वित्त मंत्रालय तो बराबर कंट्रोल में रखता है। लेकिन ये जो पूंजी स्कीमें जो एग्रीकल्चर मंत्रालय के अधीन आकर के चल रही हैं कोऑपरेटिव एक्ट से, तो यही इन्होंने कहा कि हम इसमें बदलाव करके क्या करेंगे कि ये जो कोऑपरेटिव एक्ट है तो अब ये इसके अधीन नहीं रहेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, ये इसके अधीन, ये वित्त मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। और वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों का सचिवालय जो है, आर्थिक मामलों का जो विभाग है उसके अंदर आ जाएगा। तो उसके कारण जितनी भी ये ऐसी योजनाएं चलेंगी ना तो उनकी तुरंत जानकारी किसको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, और तुरंत उस पर डंडा चला करके वो क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों हमने पूर्ण रूप से ये जाना कि जो देश भर में फर्जी कंपनियां हैं तो उनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है। तो दोस्तों ये बता दो, ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आ गया क्वेश्चन इससे संबंधित कि देश में जो इस प्रकार की जो डीबीएस स्कीम है, जो फर्जी योजनाएं चलती हैं, पूंजी स्कीमें चलती हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, ऐसा कुछ आ सकता है क्वेश्चन। अगर आप ये आर्टिकल सीधा जो मैंने बताया ना शब्दशः लिख देंगे तो आपके नंबर कहीं कट ही नहीं सकते हैं, यानी कि एकदम बेस्ट आंसर हो जाएगा वो। तो दोस्तों जब कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की बात हो रही है तो इनकम टैक्स की बात तो होनी ही चाहिए, तो मैंने इसे लास्ट में बचा के रखा था, इसको आराम से समझाऊंगा। तो दोस्तों पहली बात तो इनकम टैक्स के संबंध में लोगों को बहुत गलत धारणाएं, भ्रामक धारणाएं होती हैं, तो वो पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कई लोगों को ये लगता है
कि जो 2.5 लाख तक का जो टैक्स है, तो 2.5 लाख तक की जो इनकम है, आय है, उस पर तो टैक्स नहीं लगता। उनको ये लगता है कि फिर जो 2.5 लाख से ज़्यादा की आय है तो उस पर उतना ही टैक्स लगता होगा जितनी वो आय हो रही है। यानी कि अगर कोई सोचे कि अगर एक बंदा 2,51,000 रुपये कमाता है, ठीक, और एक बंदा 2,49,000 कमाता है, तो 2,49,000 वाला तो टैक्स में आया नहीं, 51 वाला बेचारा टैक्स के दायरे में आ गया। तो लोगों को ये लगता है कि जो 2,51,000 का जो पहले 10% टैक्स लगता था, यानी कितना लग जाएगा, तकरीबन 25,100 रुपये। तो लोगों को ये लगता था कि यार ये 25,100 रुपये जो है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो उसके पास तो कितना बचेगा अंतिम में, उसके पास तो 2,26,000 ही बचेगा। जबकि जो 2,49,000 वाला है तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके पास 2,49,000 बना रहेगा। तो ये लोगों को गलत धारणाएं होती हैं, भ्रम होता है उनको। तो सोचेंगे कि यार कि इससे अच्छा तो उसकी आय अगर 2,49,000 होती तो बेहतर ही था, उसके पास 2,49,000 पूरे बचते, अब 2,26,000 ही बच रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी धारणा बिल्कुल मत रखिए, कई लोगों को होती है, मुझे भी पहले थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो कोई भी टैक्स लगता है ना, वो 2.5 लाख से ज़्यादा जो इनकम होती है उस पर लगता है। यानी 2,51,000 अगर किसी की है तो 2.5 लाख घटा दीजिए, यानी सिर्फ 1,000 रुपये पे ही उसको टैक्स लगेगा। तो पहले 1,000 रुपये पे ही उसको 10% टैक्स लगता था, अब उसको घटा करके कितना कर दिया सरकार ने, 5 कर दिया है। यानी कि अब जो पहले 10% का टैक्स लगता था 2.5 से 5 लाख तक की इनकम में, वो कितना कर दिया है सरकार ने, 5% कर दिया है। और सिर्फ 5% ही नहीं किया है, साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम 2,500 रुपये का एक रिबेट भी, यानी कि 1/1 छूट भी आपको देंगे। यानी कि अगर आपका जो टैक्स है वो 2,500 रुपये के आसपास तक बन रहा है, यानी कि 2,500 रुपये कितने में टैक्स बनेगा, अगर आपकी आय 3 लाख रुपए है तो आपका अतिरिक्त पैसा जो टैक्सेबल पैसा है वो कितना हो गया, 50,000 रुपये। तो 50,000 का 5% कितना होता है, 50,000 का 5% होता है दोस्तों 2,500 रुपये, ठीक। तो 2,500 रुपये का जो टैक्स है तो उस पर तो सरकार ने छूट दे दी, यानी आपको टैक्स देना था 2,500 और सरकार ने आपको कितना रिबेट बट्टा छूट भी दे दिया 2,500। अब क्या है, आपको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ा, क्योंकि आपको जो देना था सरकार ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन जैसे कोई 3.5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका कितना हो गया, उसका 1 लाख रुपए वो हो गया टैक्सेबल अमाउंट। तो 1 लाख रुपए में उसका टैक्स कितना बना, 5,000 रुपये, ठीक। तो 2,500 रुपये तो उसको बट्टा मिल जाएगा। तो जब 2,500 बट्टा मिल जाएगा तो उसको कितना सिर्फ जमा करना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा 2,500 रुपये, यानी 5,000 रुपये जो जमा करना पड़ता है उसकी जगह पे सिर्फ 2,500 जमा करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के लोग हैं, बीच के लोग हैं, तो उनके ऊपर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, ठीक। तो ये आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो 2.5 लाख से इनकी, जैसे कि एक बंदा है उसकी इनकम मान लीजिए कितनी है, उसकी इनकम है मान लीजिए, ठीक, 6 लाख रुपए। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर 2.5 लाख से ऊपर की गिनती की जाए तो आ जाता है 3.5 लाख रुपए। तो लोग सोचेंगे कि उसका 3.5 लाख रुपए में 20% टैक्स लग जाएगा, यानी कि कितना लग जाएगा, 70,000 रुपये उसका टैक्स लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका 20% टैक्स लगेगा। जो उसके शुरुआत के 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक है ना, यानी कि जो 2.5 लाख का उसको है तो उसको भी मुफ्त है, ठीक, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। तो पहले जो 2.5 लाख रुपए तक का जो उसको है, कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच का जो 2.5 लाख का अंतराल है, तो उस पर अगर 5% आप निकालें तो कितना होता है, 12,500 रुपये। तो उस पर उसको 5% ही देना पड़ेगा, यानी 12,500 रुपये ही देना पड़ेगा। और फिर 5 लाख से उसकी जितनी ज़्यादा आय है उस पर 20% देना पड़ेगा। तो जैसे कि उसकी आय 6 लाख रुपये है तो 5 लाख से कितनी ज़्यादा है, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000 रुपये, प्लस ये कितना हो गया, ये 12,500 रुपये हो गया। तो ठीक, तो ये जो 12,500 रुपये जो है तो ये लगेगा, प्लस कितना लगेगा, 20,000, टोटल कितना, 32,500 रुपये। तो आप जो सोच रहे थे कि वो जो उसकी 3.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा है जिस पे 70,000 रुपये टैक्स लगेगा, तो 70,000 नहीं लगेगा दोस्तों, कितना लगेगा, 32,500 रुपये लगेगा। अब दोस्तों ठीक यही बात क्या होती है जो 10 लाख से ऊपर वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि 5 लाख वाले तक में, सॉरी 5 से 10 लाख तक वाले में कितना लगेगा, वो लगेगा 12,500 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक। अब जिनकी 10 लाख तक की आय है ना, तो पहले 5 लाख तक आप निकाल लीजिए कितना टैक्स होना चाहिए 5% के हिसाब से, वो होता है 12,500 रुपये। फिर 5 से लेकर के 10 लाख तक की जो उनकी आय है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, 20% ही लगेगा। तो कितना वो टैक्स हो गया, तो 5 लाख का 20% कितना होता है दोस्तों, 1 लाख रुपये। तो टोटल होकर के 2.5 लाख रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये तक की बीच की जो इनकम है, तो उसमें अलग अलग टैक्स की स्लैब लगाने पर उनको शुरू में कितना टैक्स पड़ेगा, 10 लाख रुपये तक में उनको टैक्स पड़ेगा 1,12,000 रुपये। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदा है वो 12 लाख रुपए कमाता है, तो 12 लाख रुपए कमाता है तो उस पर 1,12,000 रुपये तो 10 लाख तक के अंदर का लग गया। और उसकी जो अलग से टैक्सेबल आय है वो कितनी है, 2 लाख रुपये। तो इस 2 लाख रुपये पे उसकी स्लैब का 30% टैक्स लगेगा, यानी कि कितना लगेगा दोस्तों, उसको लगेगा 60,000 रुपये।
तो जो उसका 60,000 रुपये है और प्लस कितना है 1,12,500 रुपये, तो यानी कितना ये बैठेगा उसको 1,72,500 रुपये। तो यानी कि अगर कोई आदमी 12 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा 1,72,500 रुपये। ठीक। और दोस्तों ये भी आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा जो देश में एक आयकर अधिनियम है उसमें एक धारा 80C होती है। ठीक। तो धारा 80C के तहत कुछ ऐसी निवेश स्कीमें हैं, निवेश योजनाएं हैं, अगर आप उनमें अपना पैसा जमा करते हैं ना तो जितना पैसा आप जमा करेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी इनकम कितनी है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम है 4.5 लाख रुपए। ठीक। तो अगर आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए है तो ऐसी स्थिति में आपको कितने में पहले पूरी छूट मिली हुई है, 2.5 लाख रुपए में पूरी छूट मिली हुई है, और सच्चाई ये कहें तो 3 लाख रुपए में पूरी छूट मिली हुई है ना, क्योंकि 2.5 लाख में तो पूर्ण छूट है और जो 2,500 रुपये वापस कर रही है सरकार, तो यानी कि 3 लाख वाले को भी कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो जो रिबेट है 2,500 रुपये का वो वापस हो रहा है। तो 3 लाख रुपये अगर आप किया है तो आपको एक भी टैक्स नहीं देना है। और जो आपका 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा बच रहा है, 4.5 लाख वालों की आय का जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा बच रहा है, तो अगर वो धारा 80C के तहत निवेश कर देते हैं ना उस योजना में, तो उस योजना में जैसे कि बहुत सारी बीमा वो जीवन बीमा की योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि 80C के अंतर्गत आती हैं, तो अगर आप वहाँ पर निवेश करेंगे तो वो जो आपका पैसा है उसको टैक्सेबल में नहीं गिना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो उसका अतिरिक्त 1.5 लाख रुपया है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर कोई आदमी 4.5 लाख रुपए कमाता है तो 3 लाख रुपए तक तो वैसे भी टैक्स नहीं लगना है उसका। ठीक। और उसके अलावा जो उसका 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा था उसने 80C के तहत छूट वाली योजनाओं में निवेश कर दिया, तो इसकी वजह से अब उसको एक भी पैसा टैक्स में नहीं देना पड़ा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो बाकी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे फिर बाकी दिया हुआ है कि जो 7.5 लाख कमाता है, जो 12.5 लाख कमाता है, नीचे दिए 25 लाख, 60 लाख, 1.5 करोड़, तो ये सब वही नियम के अंतर्गत चलेंगे जो कि मैंने आपको नियम समझा दिया। और यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि जो 60 से 80 साल के लोग हैं उनके लिए टैक्स में थोड़ी सी छूटें हैं। ठीक। और जो 80 से ऊपर के लोग हैं उनको और भी छूटें हैं। और दोस्तों आपको ये बता दूँ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच 10% सरचार्ज है। ठीक। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसी तरीके से जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं उनके ऊपर 15% का टैक्स है। यानी कि मान लीजिए एक बंदा है वो 2 करोड़ रुपए कमाता है तो पहले तो 30% उसका टैक्स लग जाएगा, यानी 60 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा। अब 60 लाख का जो 15% है ना, तो 60 लाख का 15% कितना होता है 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए उसको सरचार्ज के रूप में भरना पड़ेगा, यानी उसको कितना पड़ जाएगा टोटल 60 लाख प्लस 9 लाख, यानी उसको 69 लाख रुपए टोटल टैक्स देना पड़ जाएगा, टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो कंज्यूमर का पहला पेज था मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। मेरे ख्याल से कोई भी इसको इस तरीके से कवर नहीं किया हुआ है, ना तो किसी कोचिंग में, क्योंकि मैं तो खुद कोचिंग में पढ़ा हुआ हूँ ना दुनिया भर के, ना तो किसी कोचिंग में इसको इतना कवर किया जाता है और ना ही किसी वेबसाइट में किसी भी यूट्यूब चैनल में इसे इतना कवर किया गया है। और आगे चल के मैं जितना कवर करूँगा तो उतना कोई कर भी नहीं पाएगा, ना ही किसी निजी सरकारी जो न्यूज़ चैनल होते हैं ना ही वो इतना कवर कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जितना मैं कवर कर रहा हूँ शायद कोई नहीं करेगा, और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी सहायता हो जाए, और साथ ही साथ मेरी भी इसी बीच कुछ तैयारी वगैरह हो जाएगी करते करते। हालांकि मैं खुद तो पढ़ ही लेता हूँ पर उससे आपकी सहायता हो जाए इसलिए अपना काम मैं जारी रखता हूँ। तो दोस्तों यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट आप आराम से पढ़िएगा, क्योंकि साल में एक बार आता है, कल फिर से नहीं आ जाएगा। ठीक। तो साल में एक बार आता है तो उसको आराम से पढ़ो, और एक बार अगर बजट पढ़ना सीख गए ना तो फिर अगले साल का जो बजट आएगा तो आप आराम से धुआंधार एकदम मतलब कि 2-3 दिन में पूरा बजट पढ़ के समझ जाओगे, एकदम आत्मसात कर लोगे। ठीक। मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर में लोग हैं 4-4 5-5 साल से यहाँ पे हैं, मतलब मैं तो अभी आया हूँ, मुझे बहुत दिन नहीं हुआ, उससे कहीं पहले से लोग आए हुए लोग यहाँ पे हैं, उनको 4 साल हो गया, वो बजट पढ़ना नहीं जानते, उनको नहीं पता कि बजट कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, योजनाएँ कैसे समझी जाती हैं, कैसे उसको आत्मसात किया जाता है, उनको कोई भी जानकारी नहीं है। तो यही है दोस्तों कि अगर आप बजट को हल्के में ले रहे हैं, अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है वही जो बोगस कैंडिडेट होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सिर्फ हवाई चलता रहता है उनका, कि हवा में बातें करते रहते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो फेल हो जाते हैं। तो है क्या दोस्तों कि आपको तो अपनी तैयारी मजबूत रखनी है, तो मजबूती से चलिए, हर चीज़ को समझ के पढ़िए, और मैं हूँ ही आपकी मदद करने के लिए। तो दोस्तों जब इसका अगला पार्ट आएगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो है क्या कि मेरे पास भी थोड़ा समय की कमी हो जाती है, तो एडिटोरियल इसी वजह से नहीं बनाता हूँ, समय की कमी है। और आप देख रहे हैं कि बजट अगला इसका अगले ही देने की सोच रहा था कंज्यूमर पेज को, लेकिन नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिल पाया, तो ये आ जा रहा है। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, ये आराम से आता रहेगा और आपको मिलता रहेगा और आपका ज्ञानवर्धन करता रहेगा। तो दोस्तों
इसके बाद जब अगली वीडियो आएगी जो न्यूज़ आज की आई है ना, तो वो एक पार्ट ए आया है, तो पार्ट बी आएगा। तो पार्ट बी आपको रात तक हो सकता है मिल जाए, अगर पहले टाइम मिला तो पहले ही बना दूंगा, लेकिन ये कंज्यूमर वाला पेज ज़रूरी था इसलिए आज इसको बना दिया। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।